आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और हम पेश कर रहे हैं आज का मुद्दा। आइए आगाज करते हैं। बात बहुत अहम, बहुत संजीदा। कभी साल 2009 में यूपीएससी टॉप करके मुल्क को हैरान करने वाले शाह फैसल ने अब आईएएस अफसर की नौकरी छोड़ करके सबको चौंका दिया है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले शाह फैसल ने 2009 में यूपीएससी इम्तिहान टॉप करके तहलका मचा दिया था। पूरे मुल्क में उनकी चर्चा हुई थी और इसके बाद कश्मीर इंतजामिया में कई ओहदों पर वो फाइज रहे इन सालों में। मगर साथ ही सोशल मीडिया पर भी वो सरकार की पॉलिसियों पर तबसरा करते रहते थे, काफी एक्टिव रहते थे, उनको लोग पढ़ते थे। नौकरी छोड़ने की वजह जो वो बता रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में बढ़ रहे तशद्दुद और कश्मीर में जारी कशीदगी को बता रहे हैं। अब खबर यह है कि शाह फैसल उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं और शायद बारामूला से वो लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। जुमे के दिन वो अपनी हिकमत अमली बताएंगे। तो क्या शाह फैसल ने जो फैसला किया है वो सियासत में जाने का फैसला है? साफ तौर पर, सीधे तौर पर इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तशद्दुद का हवाला देकर के अपनी नौकरी छोड़ी है, क्योंकि कश्मीर कई बरसों से इसी तरह के हालात से गुजर रहा है और उन्होंने खुद इस पर कई दफा सवाल भी उठाए हैं, आवाज भी उठाई है। उन्होंने बुरहान वानी के साथ अपनी तस्वीर दिखाए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मुल्क में मीडिया का सिर्फ एक तबका जो है वो कश्मीर में तशद्दुद की गलत तस्वीर दिखा रहा है और लोगों को बांट रहा है और लोगों में नफरत फैला रहा है। तो अचानक क्या हुआ कि उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जुमे के रोज और बताएंगे अपनी हिकमत अमली क्या है। वो ये बताएंगे किस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, किस में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद कहां से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। और यह भी सवाल पैदा होता है कि शाह फैसल क्या ऐसा नहीं कर पाए अपने दौर में जो कि वो सियासत में आकर कर देंगे, कर जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या सियासी पार्टियों में महबूबा, उमर अब्दुल्ला या गुलाम नबी आजाद जिन्होंने ऐसे कुछ काम कर दी जिनसे इंस्पायर होकर के या वहां के दिगर लीडरान से इंस्पायर होकर के ये सियासत में जा रहे हैं, जबकि अगर वो अपने ओहदे पर बने रहते तो ज्यादा पब्लिक के साथ, आवाम के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते थे। ये भी बहुत सारी बातें जिस पर हम आज बात करेंगे और इस मसले को, जो बातें उन्होंने उठाई उसको टटोलने की कोशिश करेंगे। मैं श्रीनगर से भी और स्टूडियो से भी अपने साथ बहुत खास मेहमानों को जोड़ रहा हूं। बड़े सुलझे हुए मेहमान हैं, बहुत अच्छी तरह से आप तक बात पहुंचाएंगे। मैं तारुफ करवाता हूं आपका। मैंने अपने साथ इस वक्त स्टूडियो में जोड़ा है राकेश कपूर साहब को, सीनियर सहाफी के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर खैर मकदम है आपका। मेरे साथ बैठे हुए तनवीर जफर अली साहब, रिटायर्ड आईएएस हैं। उनसे समझेंगे क्या दुश्वारियां होती हैं, क्या जहन में चलता है जो कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मैंने अपने साथ रिटायर्ड डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि राइटर भी हैं, बहुत मकबूल, बहुत मशहूर राइटर हैं, ख्वाजा फारूक रिंजू शाह साहब को भी श्रीनगर से अपने साथ जोड़ा। सर आपका खैर मकदम है ख्वाजा साहब। और हमारे साथ थोड़ी देर बाद नजमू शाकिब साहब भी जुड़ेंगे, पीडीपी के तर्जुमान हैं श्रीनगर से। और इधर स्वदेश सिंह साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, यंग लीडर हैं और अक्सर अपनी बात बहुत ही जारहाना अंदाज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। सैयद अतर हुसैन देहलवी साहब तशरीफ फरमा है स्टूडियो में, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, बहुत ही सधी हुई बातें रखते हैं, बहुत तफसील से और बहुत ही गहरी बात आपके सामने रखते हैं और समझने में ऐसी जो आसानी वाली हो। तो आइए इन तमाम लोगों से हम बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि कोई सही बात जो उनके दिलो दिमाग में चल रही है वो, और जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उसके बारे में कोई बात निकलकर सामने आए। मैं जो पहला तरीकाकार इस प्रोग्राम का कि हम अपनी बात 2 मिनट में सबसे पहले मेहमानों को वक्त देते हैं रखने का, तो मैं राजेश कपूर जी की तरफ सबसे पहले जाना चाहूंगा। सीनियर सहाफी के तौर पर बताइए उनके इस फैसले का, शाह फैसल के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, उनकी बातों को किस तरह से देखते हैं? सियासत में आना तो ठीक है कि कोई भी आ सकता है, जमहूरियत है, लेकिन जो बातें, जो सवालात हैं वो क्या हैं और क्यों हैं? देखिए, सवालात बड़े दीगर हैं और सवालात साफ तौर पर ये हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात पिछले 30-35 सालों से जिस तरीके से एक नाकाबिले बर्दाश्त बने हुए हैं और जिस तरीके से एक नैरेटिव पैदा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, आम आवाम जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये वही जम्मू कश्मीर है जिसने 1947 में एक आवाज में यहाँ की जनता ने खड़े होकर के कहा था कि पाकिस्तान की तामीर हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पर होना बहुत गलत बात है। जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीरी लोग इसके साथ नहीं हैं। ये तवारीख इस बात की गवाह है हिंदुस्तान की कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान का विरोध किया था, नंबर 1। नंबर 2,
लगातार जिस तरीके से जैसी खबरें जम्मू कश्मीर से आती रहती हैं और जिस प्रकार की आ रही हैं, उनसे ये आवाज निकल रही है कि कहीं जो हमारी आवाम है, जो हमारे कश्मीरी लोग हैं, जो हमारी कश्मीरी जनता है, जो हिंदुस्तान की जनता है, वो कहीं अलग हो रहे हैं, वो आइसोलेशन में जा रहे हैं। तो इस बात को बदलने के लिए जो बात असली मसला जम्मू कश्मीर का तो सियासी मसला है। सियासी मसले सियासत से ही हल होंगे। फौज से लोकतंत्र में कभी भी कोई भी आज तक कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि शाह फैसल का ये जो ऐलान है ये खाली इसलिए नहीं है कि वो कोई नाम हासिल करना चाहते हैं। नाम तो उनका हासिल हो गया था पहले ही, जब 2010 में जब उन्होंने आईएएस को टॉप किया था। लेकिन ये है कि उनके इरादे जो हैं वो नेक हैं, वो सियासत को बदलना चाहते हैं। चूंकि जो मुकामी सियासत है जम्मू कश्मीर की, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है वहां के हालात के लिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। अब मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है, ये मकसद होना चाहिए और मुझे लगता है कि यही उद्देश्य शाह फैसल का होना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा सर और समझूंगा आपसे। मैं सीधे श्रीनगर का रुख करूंगा। ख्वाजा फारूक रेंजू शाह साहब हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं इन्फॉर्मेशन J&K के, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखेंगे शाह फैसल के इस फैसले को, उनके बयान को और सियासत में इतनी जल्दी आने की उनकी इच्छा को? देखिए, मैं शाह फैसल को जाती तौर पे जानता हूं क्योंकि मैं यहां बड़े की पोस्ट पे रहा हूं, और शाह फैसल को मैं एज ए स्काउट भी जानता हूं। और कल परसों हम 8 तारीख को एक साथ गुलमर्ग में भी थे और वहां पे भी बातें हो गई। लेकिन वो अपार्ट नाउ उसका एक ऑफिशियल डिसीजन है कि उन्होंने एक प्राइम स्टेज पे आईएएस से इस्तीफा दिया। और जब उसने आईएएस से इस्तीफा दे दिया, उसने अपने रीजंस गिनवाए कि मेरा रीजन ये है कि कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है, मेरा रीजन ये है, जो भी उसने इनुमरेट किए। दैट इज वन पॉइंट। नाउ द बिग पॉइंट जिसमें वो खुद कैच 22 पोजीशन में फंस गए एज अ पर्सनैलिटी। या आदमी अर्श पे भी होता है कश्मीर में, और वहां पे अगर थोड़ी सी मिस्टेक की तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे 1947 का अभी बहुत अच्छे शख्स ने बात की, लेकिन मैं उसको ये भी कहना चाहूंगा, कश्मीर में जो भी वहां उस वक्त की लीडरशिप थी और जो भी हिंदुस्तान के सेंटर की लीडरशिप थी, उन्हें कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर हमारी तहजीब में छुरा गोंद दिया। हमारी तहजीब दरबदर होगी, तबाही बर्बाद होगी। तब से लेकर 70 साल जिसने भी यहां एडमिनिस्टर करने की कोशिश की, उन्होंने कश्मीरियों की आवाज बन के नहीं की, बल्कि कश्मीरियों को और ज्यादा तबाही करने की कोशिश की। जिन्होंने यहां गन लोगों को हाथ में थमवाए, उन्होंने ही उनको मरवाया। यहां भी क्रेडिट लेते रहे और पाकिस्तान में भी क्रेडिट लेते रहे। पाकिस्तान को भी सल्यूट करते रहे कि आपने यहां इलेक्शन कराया, वाह वाह वाह। और यहां भी कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के मैं लौटूंगा सर। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। बहुत से आपसे बातें करनी है। एक तो आम कश्मीरियों का कत्ल नहीं हो रहा है, मिलिटेंट्स के खिलाफ फौज कार्रवाई कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई कर रही है, इस बात को भी हमें समझना होगा। मैं रुख करूंगा तनवीर जफर अली साहब का, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त। सर, आप रिटायर्ड आईएएस हैं और जो बात हम मोटे तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी 22 साल करीब उनके पास और है, शाह फैसल के पास अपनी नौकरी के थे, वो आवाम की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते थे, सीधा उनसे जुड़ सकते थे। ये फैसला इस वक्त और इन वजूहात के साथ कैसे देखेंगे? देखिए, आप जो भी नौकरी ज्वाइन करते हैं, चाहे वो आईएएस की हो चाहे वो कोई भी हो, आपको ये मालूम है, दिमाग में आपकी एक सोच होती है कि मेरा जॉब प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, क्या मुझे ड्यूटीज होंगी, क्या मुझे करना होगा और क्या मेरी लिमिटेशंस होंगी। आईएएस की नौकरी में करने का बहुत मौका होता है, पब्लिक की मदद करने का बहुत मौका होता है। अब इन्होंने इतनी जल्दी ये फैसला सियासत में जाने का किया, ये तो बड़ा एक पर्सनल फैसला है जी। अब ये तो बेहतर वही जानते होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत से लोग आईएएस का नौकरी रिजाइन करके बाद में आते हैं पॉलिटिक्स में, मगर वो बहुत साल, कम से कम 25-26 साल करके वहां का भी बेस्ट करके तब आते हैं। इन्होंने
बहुत जल्दी फैसला किया है, बहरहाल ये वो जाने। लेकिन जो कश्मीर की बात अभी कपूर साहब कर रहे थे, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ। और वहाँ मैं समझता हूँ कि और अच्छी तरह जब तक कि आप वहाँ के आवाम की नब्ज पहचान के उनके हिसाब से एक मरहम लगा के अगर नहीं चलेंगे तो आप वायलेंस से और खाली फौज से और गोली से कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। उसके लिए हमें एक बेहतर, एक जो वाजपेयी जी ने लफ्ज इस्तेमाल किया था कश्मीरियत और इंसानियत, तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं। फौज, वो तो लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। नहीं, बड़ी अच्छी बात है उन्होंने कहा था, और मुझे उम्मीद है कि वो और इसको कोशिश करेंगे। देखिए, फौज का जैसा भी आपने बताया, मैंने फौज के साथ भी 84 के दंगों में फौज के साथ भी मैंने ड्यूटी करी है। और जब फौज इसमें आती है IS ड्यूटी में, इसको कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, इसमें फौज एडमिनिस्ट्रेशन की कमांड पे काम करती है। कश्मीर में डिफरेंस यह है कि वहाँ AFSPA है, वहाँ स्पेशल पावर्स एक्ट है आर्म फोर्सेस का, जिसमें फौज को एब्सोल्यूट पावर्स है और जिसको कश्मीरी रिसेंट करते हैं। पथराव उनके रिसेंटमेंट का एक तरीका है। तो आप उस पथराव को, फर्क क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं। सर, मैं लौटूंगा इस पर आपके पास, अभी आपका वक्त पूरा हो जाता है, बहुत तफसील से मैं आपसे बात करूंगा। मैं स्वदेश सिंह जी की तरफ चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के यंग लीडर हैं। गंभीर संजीदा इल्जाम है, खास तौर से शाह फैसल ने जो बातें कही हैं, जो ट्वीट किए हैं, जो उनका मौकिफ सामने आया, RBI, CBI और NIA जैसी सरकारी इदारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है मरकजी हुकूमत के जरिए। उन्होंने कहा कि कुछ हिंदूवादी ताकतें जो है 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को हाशिए पर ले जाने की कोशिश करें, इस तरह के इल्जाम लगाए हैं। और ये राष्ट्रवाद के नाम पर खासतौर से असहिष्णुता और नफरत की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए वो सियासत में जाना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि आपने अंतिम लाइन में कह दिया, क्योंकि वो सियासत में जाना चाहते हैं, और वो जो पहले वाली बातें आपने कही, तो दोनों बातें उन्होंने कहा ना दम घुटता है, उन्होंने ये भी कहा कि उनका दम घुटता है ऐसे माहौल में। इसीलिए आपको ऐसा लगता है अगर कि सियासत में जाके दम नहीं घुटेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? उससे पहले वो डॉक्टर हुआ करते थे, अभी IS की सर्विस 2009 बैच के हैं, तो 2-3 साल तो ट्रेनिंग चलती है। 2-3 साल की सर्विस की होगी। आपको पता है आज की तारीख में वो हार्वर्ड में फेलो हैं, अपनी सर्विस नहीं कर रहे, डायरेक्टर एजुकेशन थे जम्मू कश्मीर सरकार में। वहां पे कोई रिकॉर्ड हमने नहीं सुना कि बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी ये उनका जाती फैसला है, निजी फैसला है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और उनको अगर लगता है कि IS में दम घुट रहा था या नहीं, इल्जामात पे बात कीजिए। नहीं, इल्जामात, इसलिए इल्जामात की अगर बात करें तो एक IS के रूप में सर्विस रूल होते हैं। हमारे साथ पूर्व IS बैठे हुए हैं कि किस चीज पे आप कमेंट कर सकते हैं, किस चीज पे आप कमेंट नहीं कर सकते। आप अभी बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था, अभी 3 जनवरी का उनका इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, 18 दिसंबर का रेडिफ पे दिया हुआ इंटरव्यू है। तो अगर इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और तमाम चीजों पर लगातार बयान दिए जा रहे थे, तो रिजाइन तो उन्होंने ठीक है वेडनेसडे को कर दिया, लेकिन उनके अगर आप बयान देखेंगे, एडिटोरियल आर्टिकल देखेंगे, तो लंबे समय से वो इस तरह के आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि ये सिर्फ आर्टिकल्स नहीं है, कोई इसमें एकेडमिक स्कॉलरली आपको इनपुट्स नहीं मिल रहे थे, सीधे वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह आया कर रहे थे। उन्होंने कहा, उनका जो 3 जनवरी का आर्टिकल है वो कहता है कि जो लोग कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है। तो आपको एक IS की तरह से एक बेहतरीन काम करने का मौका मिला था, जैसा कि आपने खुद कहा कि 20-25 साल का तजुर्बा लेने के बाद लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है कि अच्छा अब वो करना चाहिए, तो भी समझ में आता है कि आपने प्रशासन का अनुभव ले लिया। अभी तो आपने सिर्फ एक एग्जाम क्लियर किया था साहब 7-8 साल पहले, जिसमें कि आपने 3-4 साल की सर्विस की होगी, उससे आपको क्या ही अनुभव हुआ होगा। शायद एक जिले के DM रहेंगे, डायरेक्टर एजुकेशन रहा होके आप हट गए, अभी फेलोशिप पे हार्वर्ड में है, तो वहां से बैठ के रेडिफ को इंटरव्यू देना बहुत आसान है, और जमीन की हकीकत दूसरी है, उसे भी पास आके समझना पड़ेगा, तब पता चलेगा कितना आपको दम घुट रहा था। मैं लौटूंगा आपके पास। सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब, बहुत अहम बात यह है कि रोल मॉडल शाह फैसल जैसे लोग बने नौजवानों के, खासतौर से 2010 के बाद कश्मीरी नौजवानों की हम बात करें, उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। अतर आमिर जैसे लोग आए, उन्होंने भी कहा कि ये हमारे रोल मॉडल हैं और इनको देख करके हम आगे बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे नौजवान इनको देख करके आगे आ रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें इन्हीं रोल मॉडल्स के जरिए जो नौजवानों के हैं वो जब आती है, तो फिर शाह फैसल, अतर आमिर के आने की राह कुछ मजदूद हो जाएगी, इनके जैसे लोगों के आने की राह कुछ मजदूद हो जाएगी। देखिए इमरान, मैं नहीं समझता कि शाह फैसल के इस्तीफे और सियासत में जाने को पूरी सिविल सर्विसेज और जो लोग वहाँ खिदमत अंजाम देना, हम उनको उनके तनाजुर में देखनी चाहिए। ये रियासत देखिए, जहाँ पर घुटन होगी, यहाँ हमारे साथ एक पूर्व अफसर, साबिक अफसर बैठे हुए हैं, खेमका की मिसाल आज हमारे सामने है।
उसी सिस्टम से निकल के टीएन शेषन ने अपनी बात किस तरीके से रखी हमारे सामने है। मुंबई के साबिक कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चेयरमैन जो थे या कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी बात किस तरह की सब सामने, इसलिए फैसल को इस तनाजुर में ना देखा जाए। इसी रियासत जम्मू कश्मीर में यानी मुश्किल तरीन हालात में आपके सामने अभी जो हमारे डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन बैठे हुए हैं, वहां लोग किन मुश्किल हालात में खिदमत अंजाम देते उसका अंदाजा हमको नहीं है। अगर आप ट्विटर फॉलो करते हैं शाहिद चौधरी करके, जो राजौरी के पहले डीसी हुआ करते थे और आजकल जो है वो एक दूसरी जगह पर है, आप देखिए कि अवामी सतह पे उस शख्स की जो मकबूलियत है वो एक सियासी नेता से कहीं ज्यादा है। वहीं इम्तियाज हुसैन जैसे पुलिस अफसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ये वो रियासत है जहां एक जमाने में पूरी पुलिस फोर्स ने हड़ताल पे जाने की बात कही थी, लेकिन उस वक्त उन जाबाज अफसरों ने उन सबको मनाया था कि नहीं कि हम अगर नौकरी छोड़ के जाएंगे तो आम इंसान की क्या बात होगी। तो नौकरी छोड़ना और ये कहना कि मैं सिस्टम को इसलिए छोड़ के जा रहा हूं, नहीं, ये मैं किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता। हाँ, कहीं ना कहीं ज्यादतियां होती हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को नॉर्थ ईस्ट ले जाया जाए और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कश्मीर की वैली दिखाया जाए। अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से हमारे सिस्टम में इतनी खराबियां हैं कि आज भी मणिपुर और अगरतला और दूसरी जो जगह हैं वहां बुनियादी सहूलत तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर इससे बहुत आगे है। जो आम लोगों के कत्ल हुए, जिसमें कहीं ना कहीं पैलेट गन का इस्तेमाल था, मासूम बच्चों की आंखों की रोशनी का जाना था, हुकूक इंसानी की पामाली थी, एनआई को लगातार जो एनआईए को जो पावर्स थी उस पे हम एक बात कर सकते हैं, बहस हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये कहना है कि साहब मैं ये तो यही बात हो गई कि आपने कहा कि साहब ये चीज बहुत गर्म थी और ये चीज इससे ज्यादा गर्म है, इससे मसाइल का हल नहीं होगा। उनको चाहिए सिस्टम में रह के सिस्टम को सुधारते तो ज्यादा अच्छी बात होती है। बहुत अहम बात, और हुकूक इंसान की पामाली को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आती हैं, लेकिन जिन हालात में सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर काम कर रही हैं, जिन लोगों के खिलाफ काम कर रही हैं, पाकिस्तान परस्तों के खिलाफ, या वहां से जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, वो भी देखने वाली बात होनी चाहिए। आप हमारे खास बहस देख रहे हैं। इस वक्त हम शाह फैसल के फैसले पर बात कर रहे हैं जो उन्होंने लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएंगे आगे उनको क्या करना है। सियासी पार्टी वो ज्वाइन करने वाले हैं, सीधी सीधी बात है, और इसको तमाम लोग जो है सियासत के तनाजुर में ही देख रहे हैं कि अब सियासी बातें वो करेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल भी यहाँ पैदा होते हैं। एक बार मैं फिर ख्वाजा फारूक रेंजू शाह साहब का रुख करूंगा। श्रीनगर से हमारे साथ हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं इन्फॉर्मेशन जेके के, और खासतौर से राइटर भी हैं एक बहुत अच्छे। सर, कश्मीर में अफसरों का काम करना भी हम जानते हैं कि मुश्किल है, मिलिटेंसी के चलते, वहां पर दहशतगर्दी के चलते, जान हथेली में लेकर चलते हैं। ऐसे में एक नौजवान अफसर का इस तरह से बात कहकर के इस्तीफा देना उन तमाम नौजवानों को की कमर तोड़ेगा जो कि आगे आना चाहते थे, काम करना चाहते थे, सिविल सर्विसेज में अपनी आवाम की, अपनी कौम की खिदमत करना चाहते थे। उनके लिए भी हमें देखना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। देखिए, आज इस वक्त हो रही बर्फबारी में आपका ये अंगारेदार जो मौजू है, इस पे थोड़ी सी वजाहत का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि शाह फैसल, देयर इज नो डाउट ही इज अ लवेबल पर्सनैलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, बट एट द सेम टाइम जिस तूफान और जिस सिचुएशन में वो निकल गए, इसने कश्मीर की सियासत में एक जबरदस्त अथल पथल इसलिए मचा दी क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि नो पॉलिटिकल निजाम यहां लोगों के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी तरफ यहां पे जबरदस्त गर्म अफवाहें हैं कि वो शायद एक पार्टी, कभी इंजीनियर रशीद कहता है मेरे साथ ज्वाइन करने वाला है, कभी दूसरी पार्टी कह रही मेरे साथ, कभी तीसरी कह रही, वट एवर इट इज। उसने खुद कहा कि मैं नौजवानों को दावत देता हूं कल, तो वो आए, लेकिन नौजवान मेरे ख्याल में, मैं इसके जरिए आप उसको नसीहत करूंगा, आप स्पेसिफिक स्पॉन्सर्ड पार्टी के नौजवानों को मत लाइएगा, बल्कि जनरल दरगाह शरीफ, दरगाह हजरत बल, यहाँ का बिल्कुल हमारे जो निजाम है यहाँ का, उसका एक बहुत मर्तबा और बुलंद मर्तबा है उसका, वहां जनरल नौजवानों को बुलाएं और जनरल नौजवानों से बात करें। क्या पता आप ही जरिया बनोगे इस कश्मीर को एक ऐसी डायरेक्शन देने का, क्योंकि तबाही बर्बाद हो चुका है कश्मीर इस वक्त। वी आर एट अ वेरी ब्रिंक। ठीक है, नौजवानों को सियासत में आना चाहिए, नए जोश के साथ आना चाहिए, नई तवानाई के साथ आना चाहिए सर,
लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करके उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा, किसी भी सियासी जमात में आप खुद बता रहे हैं अटकलें अलग अलग चल रही हैं, वो जाएंगे तो क्या वहां पर उनकी कोई पाबंदियां नहीं होंगी? उनकी पार्टी आलाकमान की कोई पाबंदियां नहीं होंगी? उनको भी तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। इससे बेहतर तो वो सिविल सर्विस में रहकर के ज्यादा खुद मुख्तार थे, ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी आवाम की खिदमत कर पाते। यस 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 यस, आप सही कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं आप। एज ए सिविल सर्विस he could have rendered a beautiful job. I told him at Gulmarg 2 days before. मैंने उसको कहा एज अ सिविल सर्विस यू कुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन ए यूनाइटेड नेशंस, व्हाई नॉट? he would have been the one of the persons icon, but he has left it. But he should now remain with an independent thought. अगर उसने थोड़ा सा गलती किया वो बिल्कुल अर्श से लेकर फर्श पे गिर जाएगा। इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूं उसको, कोई पॉलिटिकल निजाम मत ज्वाइन कर लो जब तक कश्मीर की तमाम सिचुएशन, लोगों के सेंटिमेंट्स जो है कि यहां अमन होना चाहिए और दोबारा हमारी तहजीब, प्यार और मोहब्बत की तहजीब के तौर पर दुनिया में प्रोजेक्ट होनी चाहिए। आपका नेशनल मीडिया हमें कश्मीर को कितने अगले अंदाज में पेश करता है, मतलब कश्मीर किस तरह के लिए अमन के लिए भी काम करना होगा। आपके मुताबिक कश्मीर के अमन के लिए काम करना चाहिए। तनवीर जफर साहब, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई कुछ मामलों में, आप तो खुद एक अफसर रहे हैं, आपने लंबे वक्त तक काम किया, वाकई कुछ माहौल इतना दमघोटू होता है कि हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं, हमारा गला पकड़ा जाता है? क्या हमें इससे बेहतर और माहौल की जरूरत होती है या फिर यही तरीकाकार सही है आवाम की सीधे खिदमत का? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो प्रैक्टिकली बता सकते हैं। सरकारी नौकरी में या सिविल सर्विस में हमारा काम जो है वो कोई भाषण देना या स्टेटमेंट देना नहीं होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन आऊंगा, ख्वाजा साहब आपके पास आऊंगा जी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना होता है इन गुड फेथ, ताकि वो एक आम आदमी और निचले तबके तक जो कि बहुत ही ज्यादा इन चीजों से महरूम है उस तक पहुंचे। अब एक लिमिटेशन होती है, देखिए हर नौकरी की अपनी अपनी एक लिमिटेशन है। और मैं एक बात और आपसे वाइज कर दूं कि कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि कोई भी प्रोफेशन जो है बड़ा अफलातून है, बिना उसके काम नहीं चल सकता। चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे फौज हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब अपनी अपनी जगह सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जरूर मैं कहता हूं कि एक आम इंसान, एक आम नागरिक जिसको पीछे कोई नेता पत्रकार अफसर नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में उसके सुनने वाले बहुत कम है, वो बहुत दर दर की ठोकरें खाता है। उसकी मदद करने के लिए सिविल सर्विस, डीएम और एसपी से ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन इंडिया में कोई नहीं, वो है डायरेक्ट डिलीवरी। तो वो करके आप बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इस तरह का बयान सडनली नेशनल लेवल का बयान देना, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा जल्दबाजी है उनकी। जल्दबाजी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, चिदम्बरम साहब ने स्वदेश इस पूरे मामले को बहुत तेजी से लपका। उनके ट्वीट में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि यूपीएससी टॉपर शाह फैसल के इस्तीफे की वजह मोदी सरकार के खिलाफ उठाए जाने वाला ये उन्हें कदम करार दिया है और चिदम्बरम ने इसे बीजेपी सरकार पर कलंक बताया। अब इस पर सियासत भी होगी और कहीं ना कहीं एक अफसर की, जैसा कि आप भी बात कर रहे हैं, सर भी बात कर रहे हैं कि एक अफसर को ऐसा इतनी जल्दी नहीं कहना चाहिए, लेकिन नेशनल लेवल अगर ये बहस का मौजू बना है तो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर इसका फायदा उठाने की सभी लोग कोशिश करेंगे और आप लोगों को नुकसान भी होगा, या आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इसको डिफेंड करना पड़ेगा। नहीं, देखिए आप ही ने जैसे कहा कि चिदम्बरम साहब का ट्वीट आ गया तो यानी कि शाह फैसल साहब उनका चारा बन गए। तो अगर एक तरफ उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी जहां पे वो एजुकेशन के डायरेक्टर थे और बड़े ओहदे पे जाते और बेहतर काम करते, नए तरीके के प्रयोग करते, डॉक्टर रहे थे पहले, उनके बहुत कुछ करने का था। अभी विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, लौट के आते तो वो अनुभव भी यहाँ पे साझा करते और अब एक ट्वीट का हिस्सा बन गए इस देश के पूर्व मंत्री का। तो वो इवन वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कि एनसी ज्वाइन करेंगे, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी देखिए साबिक डीजीपी और मुंबई पुलिस के साबिक कमिश्नर जूलियो रोबरो भी इस तरह की बातें कह चुके हैं। जी, और चिदम्बरम ने उसका भी जिक्र किया कि हमारे शहरियों को ये बातें कहनी पड़ रही हैं, ये अफसोस की बात है, किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। देखिए, जब तक आप एक सर्विस में होते हैं ना, तब तक आप ये बात नहीं कहते और ना आपको कहनी चाहिए, क्योंकि आप एक सर्विस रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। दोनों केसेस को दोनों शाह फैसल साहब के और रिबिडियो साहब ने पूरी सर्विस, देखिए दोनों में फर्क है, यही मैं कह रहा हूँ कि 2009 बैच के तो आईएएस ऑफिसर हैं, कुल मिला के 2-4 साल की इफेक्टिवली सर्विस की है। रुबिडियो साहब ने बहुत पूरी जिंदगी निकाली, एक जिले के एसपी से रह के और
कमिश्नर तक रहे वो, तो उनकी बात अलग है। उन्होंने जो जिन चीजों से 2-4 हुए होंगे, शाह फैसल साहब आज की तारीख में गुलमर्ग में थे परसों, और उससे पहले विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। कुल मिला के 3-4 साल की सर्विस उन्होंने निकाली होगी। हाँ, तो इसलिए देखना पड़ेगा। और अगर बात है तो कश्मीर में भी सही बात है कि दिक्कतें हैं, और भारत में सभी जगह दिक्कतें, कश्मीर में थोड़ी ज्यादा दिक्कतें, सुरक्षा की समस्याएं हैं। तो जम्मू कश्मीर की पूरी बात अगर वो कर लेते, वो लेह लद्दाख की बात भी कर लेते, क्योंकि अगर वो जम्मू कश्मीर में भी राजनीति करने जा रहे हैं तो उस तरह से भी चीजों को सोचना चाहिए। कश्मीर से आगे जम्मू के बारे में, लेह लद्दाख के बारे में भी बातें करनी चाहिए। और इस सबसे आप खुद सियासी बात करने लगे। तो मैं सियासत में हूं सर, अभी तक उन्होंने पार्टी डिक्लेयर नहीं की है, मैं पार्टी का नुमाइंदा हूं यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जब नहीं थे, मैं आपको 3 जनवरी का आर्टिकल बता रहा हूँ। देखिए, एक शहरी और फिर उसके बाद वो पब्लिक सर्वेंट थे, तभी पब्लिक सर्वेंट रोल मॉडल थे, वो ये बात कह रहा है तो संजीदगी से भी तो लेना चाहिए। बिल्कुल ले रहे हैं हम लोग, और ले रहे हैं। अगर वो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह उस सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो शायद कुछ और साल करते और तब उनको जो पेचीदगियां पता चलती है, और तब उनको लगता कि वो बाहर आके काम करना चाहते हैं, क्या एनजीओ बना के काम करना चाहते हैं, या कोई ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, या कोई पॉलिटिकल स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये 3-4 ऑप्शन उनके पास होते। बहुत से आजकल आपने देखा ब्यूरोक्रेट मिड सर्विस में ज्वाइन करके छोड़ के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं कि नहीं बड़े एजेंडे पे काम करेंगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा भी था। हुसैन दिलवी साहब को कुछ एतराज़ात हैं आपकी बात से? इसमें 2 चीजों को बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत है। एक तरफ कपूर साहब ने और हमारे एक्स डायरेक्टर इंफॉर्मेशन साहब ने इसकी तरफ इशारा करा। बुनियादी चीज ये हुई कि हम ये कहते रहे 70 साल से कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, लेकिन हमारे एक तबके ने और मीडिया के एक तबके ने रियासत जम्मू कश्मीर की जमीन को तो अपना हिस्सा समझा, लेकिन हम आवाम को हिंदुस्तानी समाज का हिस्सा नहीं समझ सके। दूसरी तरफ कश्मीर की पॉलिटिक्स में अक्सर लोग वो थे जो हिंदुस्तानी दस्तूर के नाम पे हुकूमतें बनाते रहे, मरकज में भी हुकूमतों में रहे, वहां भी रहे, लेकिन आवाम को हिंदुस्तानी माशरे में जम कराने की कोशिश उन्होंने भी नहीं करी। उनके तरह तरह के बयानात आ गए, एक चीज। दूसरी चीज, शाह फैसल ने जिस तरफ हमारे उन्होंने बताया कि उन्होंने भी समझाया। देखिए, वजह आपको याद होगा कि एक बड़ा तारीख साथ मौका ऐसा आया रियासत जम्मू कश्मीर में जब हजरत बल के अंदर दहशतगर्द छुप गए। उस मौके पे उसी सिविल सर्विस में निकल के वजाहत हबीबुल्ला एक ऐसी शख्सियत थी जिसने उस मसले को हल करने की कोशिश की और पूरा रियासत जम्मू कश्मीर जलते जलते बचा। उसी जम्मू कश्मीर से परवेज दीवान जैसा ऑफिसर निकलता है जो टूरिज्म को और पिलग्रिम टूरिज्म को उस मेयार पे लेकर चला जाता है कि आज अमरनाथ हो, शादरा शरीफ हो, या जो पिलग्रिम टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं वो अपने उरूज पे पहुंच गया। तो मेरा कहना यह है कि आप अगर हमारे एक्स डायरेक्टर इंफॉर्मेशन वहां काम कर सकते हैं, शहीद चौधरी काम कर सकता है, इम्तियाज हुसैन काम कर सकता है, शाह फैसल को क्या परेशानी थी? आप सिस्टम में रह के ये बात कह सकते थे कि यहां ये खराबी है, मेरा एरिया ये है, मैं एरिया ऑफ एजुकेशन में मैं काम कर सकता हूं, एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन में मैं काम कर सकता हूं। ये चीज तो शेषन साहब भी कहा करते थे, और सिस्टम में रह करके सिस्टम के इमरान एक आखिरी बात, दिल्ली की मिसाल हमारे सामने है जहां हुकूमत और आईएएस अफसर के दरमियान लगातार ऐसा झगड़ा जो पूरे हिंदुस्तान में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की हुकूमत कामयाबी से चल रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चल रहा है, डीडीए भी चल रहा है। अगर चीफ सेक्रेटरी ये साहब इस सीएम के साथ मैं काम नहीं करूंगा, मुझे इसके खिलाफ चुनाव लड़ना है, ये क्या बात हो गई? आप सिस्टम का हिस्सा बन के राजेश जी, जो बात मौलाना साहब कह रहे हैं कहीं ना कहीं जल्दबाजी वाला कदम है और लोगों को डिमोरलाइज करने वाला कदम है, खासतौर से नौजवानों को, ये आपको दिखता है? या फिर जो बात फारूक रेंजू शाह साहब कह रहे हैं कि बहुत हालात खराब ज्यादा हैं इसलिए यही बेहतर होता, हालांकि वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी कहा था कि ये फैसला इतनी जल्दी मत लो। देखिए, दोनों ही साहब, मौलाना साहब की बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट और अंडरमाइन द सैक्रिफाइस ऑफ ए यंग पर्सन, जो कल तक आपकी बकौल आपके जो कल तक रोल मॉडल थे। आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी आईसीएस छोड़ा था, वो भी आईसीएस बन सकते थे, लेकिन कोई वजूहत हो, कोई हालांकि शाह फैसल ने, सर आपने बात कही इसलिए मैं बता दूं कि शाह फैसल ने भी कहा कि मेरे रोल मॉडल सुभाष चंद्र बोस हैं। उसे पूछा गया, आज मैं अखबार में भी देख रहा था कि आपके रोल मॉडल कश्मीर के कौन से लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के तो नहीं, मेरे लीडर जो है रोल मॉडल सुभाष चंद्र बोस हैं। हाँ, तो अब मैंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन अंग्रेजों की थी, लेकिन अंग्रेजों की थी, जाहिर बात है, तब हुकूमत। लेकिन सर इस पर मैं आपसे और तफसील जानता हूं। शाह फैसल के फैसले की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से घाटी के नौजवानों
बेरोजगारों का रोल मॉडल वो कहे जाते हैं। 2010 में उन्होंने सिविल सर्विसेज में टॉप करके इस मकाम को हासिल किया और खिदमत भी की, लेकिन अब उनकी मंशा है कि वो सियासत में जाएं, लेकिन कुछ संजीदा और अहम बातों के साथ वो सियासत में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी सियासत है या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है और ये क्या जल्दबाजी नहीं है, इस पर भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राकेश कपूर जी से गुजारिश करूंगा, आप ब्रेक से पहले अपनी बात पूरी कर रहे थे, मुझे ब्रेक लेना पड़ा। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रहा हूं कि एक आदमी के सियासत में जाने पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम अभी से जो सियासत करने लगे हैं, अभी तो पार्टी का इंतखाब भी नहीं किया है और हम पहले से ही सियासी तनकी करने लगे हैं, नुक्ताचीनी करने लगे हैं। बातें लेकिन सर सियासी तो उन्होंने की है ना? बातें इसीलिए तो सियासत में आ रहे हैं। अरे भाई, जो कश्मीर के हालात हैं उनमें जो मुकामी सियासी पार्टियां हैं, सियासी तंजीमें हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियां, उनकी भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। चूंकि ये मसला जो है पूरी तरीके से सियासी है, पूरी तरीके से राजनीतिक समस्या है, इसका हल भी राजनीतिक तरीके से होना चाहिए। और आपके लिए ये बता दें, ये पुराने आईएएस अफसर बैठे हैं, आईएएस अफसर भी अपना ओहदा संभालते हुए हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान के आइन की कसम उठाता है, लेकिन सवाल ये है कि वो किसी का नौकर नहीं होता है। हिंदुस्तान में क्या हो गया है, आज की सियासत ने क्या पलटा खाया है, क्या सितम हुआ है हिंदुस्तान पर कि संविधान के शासन की जगह पॉलिटिकल पार्टीज का शासन चलने लगा है। जो आईएएस अफसर है वो संविधान का नौकर होता, कानून का नौकर होता है, पॉलिटिकल पार्टी का नौकर नहीं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वहां का एक आईजी राधा बन के घूमता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि पुलिस के अफसरों की ऐसी हालत होगी कि वो खड़े कर दिए जाएंगे अब दरबानी करने के लिए, बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस अफसर, और वो देखेंगे अंदर क्या नजारे चल रहे हैं। ये आज की सियासत की वजह से है सब। तो अगर ऐसा आदमी, अगर ऐसा शख्स और ऐसा नौजवान ये तय करता है कि मुझे सियासत को बदलना है, मुझे सियासत के जरिए ही जो है वो का हालात ठीक करने हैं, तो उसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए, उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सियासत को बदलने के इरादे से आ रहा है। अरे भाई, एक मेरी बात सुनिए, इमरान खान की क्या है वो गालिब का शेर के असल चीज कपूर साहब यही है कि वो सियासत में आए, लेकिन खुद सियासत का हिस्सा, उस सियासत जमातों की सियासत का हिस्सा। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, ये आपने बहुत अहम बात करी। सवाल ये है कि जो सबसे बड़ी बात है कि आपने देख लिया आईएएस बनकर के भी कि आपके हकूक क्या हैं, आपको किस तरीके से जो है दबा दिया जाता है कि मिन्नतें कशाना हुआ और दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, और क्या वो जमरूद की खुदाई थी, मेरी दुआओं का असर ना हुआ। अरे भाई, ये सारी सियासी पार्टियों पर इल्जाम है, यानी सियासत पर इल्जाम है। स्वदेश जी क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप आ रहे हैं सियासत में तो क्या कंट्रीब्यूट करने वाले, अब तक इसका कोई फुल प्रूफ प्लान उन्होंने जब सर्विसेज में थे ऐसा कुछ दिखाया नहीं था कि कोई ऐसा एक अपना स्किल डेवलपमेंट में या एजुकेशन को लेके ऐसा कोई छोटा सा भी एक मुजाहिरा किया होता, छोटा सी भी एक तस्वीर दिखाई होती तो लोग शायद एक, जैसा कि आपने कहा कि 2010 में लोगों ने उन्हें रोल मॉडल माना था, अभी 2018 खत्म हो गया, 2019 चलने लगा है, 8-9 साल बीत गए। वो जो रोल मॉडल 2010 में था साफ फैजल, जिसको देके और भी लोग सर्विसेज में आए, उनको 4-5 साल और मौका मिला था कि आईएएस में रह के भी अगर उन्होंने प्लानिंग की होगी कि 4-5 साल की सर्विसेज के बाद छोड़ दूंगा, तो जो 3-4 साल की सर्विस की उसमें ऐसा कुछ शोकेस कर नहीं पाए वो। अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें किस ऑल्टरनेटिव खासतौर से उनके बयानात, उनके जो ट्वीट्स थे, उनके सवालात थे, वो तनाज़े में रहे। देखिए, हम में से कहते रहे, अपनी बात रखते रहे, हम में से किसको प्रॉब्लम नहीं मालूम है, हमें सबको प्रॉब्लम मालूम है। अगर वो कुछ सोल्यूशन देते नजर आ रहे हो। सर, मैं आ रहा हूं, रेंजू शाह साहब के पास जाऊंगा मैं। ख्वाजा फारूक रेंजू शाह साहब, ये जरूर बताइएगा, कश्मीर में 4 महीने बाद अब इलेक्शन होने हैं, इतने कम वक्त में अगर वो सियासत में आते हैं तो लोग उन्हें अपना पाएंगे, फैसल शाह साहब को अपना पाएंगे? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, यही बारामुल्ला कहते हैं कि वो शायद बारामुल्ला से लड़ेंगे जी। एक शख्स था, शायद सैफुद्दीन सोज शायद थे, जो 1% वोट पर वो मेंबर पार्लियामेंट बने और सारी वाजपेयी की गवर्नमेंट 1% वोट पे उसने गिरा दी। तो
जो कश्मीर की सियासत है वो 1-2%, 3% या 4% वोट पे हाल ही में कोई मेंबर पार्लियामेंट बना। तो अगर ये कश्मीर को बदलने की बात है और शाह फैसल के जरिए ही कश्मीर को चेंज करना है, तो ऐसी सिचुएशन में शाह फैसल को रखो कि 90% लोग किसी भी साउथ में, श्रीनगर में या बारामूला में उसको कामयाब करें। तो लेकिन ये उसके अपने, अगर उसने पिछले 70 साल जिन्होंने तबाही की, कश्मीर की तबाही और बर्बादी, अगर उस सियासत के साथ वो जुड़ गए तो शाह फैसल विल बी जीरो। तो जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं वो उन्हीं सियासी पार्टियों के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि वही मेन स्ट्रीम की सियासी पार्टियां हैं। अब उसमें रहकर कि वो क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं दिल्वी साहब? उसने आज ट्वीट किया है, एक सेकंड, उसने आज ट्वीट किया है, मैं नौजवानों से मशवरा लूंगा, या तो वो दरगाह में या जामिया मस्जिद में मशवरा लेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूं कि मैं थोड़ी सी इसमें ख्याल साहब से एक चीज का इख्तिलाफ करता हूं। 1-8% का भी जमाना रियासत जम्मू कश्मीर ने देखा, लेकिन जो पिछले आम चुनाव असम्बली के हुए थे वो इंतखाबात ने पूरी दुनिया में बताया था कि अवाम किस तरीके से जमहूरी निजाम से जुड़ी है, मगर बदकिस्मती से मरकज और रियासती जमातें उस अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं कर पाई। दूसरी चीज, मैं समझता हूं कि जाहिरी तौर से अगर वो जामा मस्जिद जाते हैं तो मुझको इसलिए ज्यादा खुशी होगी। बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आई डोंट डिसएग्री। बिल्कुल, मैं अगर वो जामा मस्जिद जाते तो मुझे इसलिए खुशी होगी कि अभी हफ्ता भर पहले जो जामा मस्जिद में इंसिडेंट हुआ कि वहां के मुकद्दस मिंबर पे ISIS का झंडा लेके नौजवान भी जाएंगे। बिल्कुल, तो मैं समझता हूं उनको जाना चाहिए। और आखिरी चीज, आखिरी चीज, और मैं उनको ये दावत देता हूं कि बजाय वो कोई ऐसी सेफ जगह ढूंढें जहां से वो आसानी से जीत नहीं, बल्कि उनको अनंतनाग जाना चाहिए जहां पे अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है, और अनंतनाग जाके रियासत जम्मू कश्मीर के अमन की राह जम्मू कश्मीर में तो फिर कुछ रिस्क भी लेनी पड़ेगी। मेरे पास अब वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड का मैं आप तमाम मेहमानों को वक्त दूंगा अपनी बात फाइनल कमेंट के तौर पर रखने के लिए। आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा तनवीर जफर अली साहब से, आप सर अपनी बात रखिए 30 सेकंड में, फाइनल कमेंट। देखिए, शाह फैसल का ये फैसला जो उन्होंने लिया है, हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कुछ सोच समझ के ये किया है, ये वो जाने। जहां तक रही वहां की बात, कश्मीरियों को ये पैगाम देना बहुत जरूरी है, उनकी पब्लिक में इस बात का फैलाना बहुत जरूरी है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका हल IS के और पाकिस्तान के झंडों से नहीं होगा। उनका हल हिंदुस्तान का झंडा लेके उसके बाद जो भी इख्तलाफात हो करें। उसके साथ ही साथ उनको जो मरकजी हुकूमत को भी जो उनको ट्रीट करना है, वो भी देखिए, किसी बच्चे को अगर आप थप्पड़ से काम चल सकता है, डंडे मारने की जरूरत नहीं है। कम से कम तशद्दुद का इस्तेमाल करके। स्वदेश सिंह जी 30 सेकंड। देखिए कि शाह फैसल साहब का ये बिल्कुल ही निजी फैसला है, लेकिन उन्हें एक थोड़ी प्लानिंग के साथ थोड़ा आना चाहिए था, कुछ ऐसे नज़ीर पेश पहले करनी चाहिए थी अगर वो सियासत में आ रहे थे, क्योंकि ये पब्लिक लाइफ है, यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण पेश करने चाहिए थे। 10 साल पहले जरूर उन्होंने किया था। दूसरी बात, मैं और बात कहूंगा कि अगर वो सच में चाहते हैं कि कश्मीर में अमन की राजनीति करने वो आ रहे हैं, तो सबसे पहले सुरक्षा जो उनको मिली हुई राज्य सरकार को वो छोड़ दे, और उसके बाद उनको जो खुले मन से जो बात कहनी है वो कहें, और लोग उनका स्वागत करेंगे। फारूक रेंजू शाह साहब 30 सेकंड में अपनी बात रखिए सर, फाइनल कमेंट। 30 सेकंड में मैं यकीनी माकम अमन पायम मोहब्बत फातिया आलम जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमरी शीरे। तो मोहब्बत के, कश्मीर की मोहब्बत को ही वो सिंबल बनाए, कश्मीर की मोहब्बत को ही वो सिंबल बनाए और उसको ही आगे बढ़े, कश्मीर में अमन के लिए आगे बढ़े। अगर इतनी ही फिक्र है कश्मीर की, कश्मीरियों की, और इतना बड़ा वो रिस्क ले रहे हैं। मैं रुक करूंगा दिल्वी साहब। सही बात है। देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूं कि उनका ये अपना जाती फैसला है, लेकिन अब साथ साथ वो जो अवामी मैंडेट का एहतराम मरकजी हुकूमत को भी समझना पड़ेगा कि फैसल ने ये आवाज क्यों उठाई है। उस मैंडेट का लिहाज रखते हुए प्रधानमंत्री 2 वजीर आजम 2 मरतबा वहां दिवालियां मना के आए हैं, लेकिन उम्मीद ये थी कि जब एक मासूम बच्ची अपनी आंख खोती है तो कम से कम उसके मरहम पर हाथ रखने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। तो मरहम पाशी की भी जरूरत है। ताने तशन से आगे निकल के फैसल कोई म्यार न बनाए, आम कश्मीरी के दर्द को समझ के हमल की कोशिश कीजिए। राकेश जी
देखिए, जो शाह फैसल का जो फैसला है, मैंने पहले भी कहा कि इसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए, खैर मकदम किया जाना चाहिए। चूंकि एक आदमी, एक नौजवानों से निकल करके एक आदमी एक सियासत की ऐसी दलदल में जाना चाहता है जहां पर सिर्फ उसको जो है मुसीबतों का ही सामना ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन भी वो फिर भी वो फैसला लेता है और ये तय करता है कि ये मुसीबतें जो हैं वो दूर होनी चाहिए, कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, या मेरे दर्द की दवा करे कोई। ये तो बात होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अहम राय रखने के लिए। तो अब देखना ये होगा किस तरह की सियासत को आगे बढ़ाते हैं। उनके जो बयान आए हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि वो कश्मीरियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि कश्मीर के अमन के लिए, कश्मीरियों की बेहतर जिंदगी के लिए कुछ हो सकता है और वो उसमें ताउन कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बस इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कहीं वो अलहदगी पसंदों के हाथ का या किसी प्रोपेगेंडा का खिलौना न बन जाए। इस पर भी देखने वाली बात होगी, ध्यान देने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।